साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अमरीश शुक्ल। आज हम लोग एक चैप्टर पर कुछ प्रैक्टिस के सवाल करेंगे और ये चैप्टर अगर हम क्रमानुसार देखें कि आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है तो उपन्यास है। उपन्यास से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्य विधा में बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है ये, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उपन्यास है और हम लोग आज उपन्यास के जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सवालों को यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रख लीजिए कि अगर आप किसी भी परीक्षा की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी यानी एलटी, एमआरएस, केवीएस और एनवीएस इसकी तैयारी कर रहे हैं, जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस का बैच आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप करना है 9628599237 पर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 और 2022 के लिए प्रैक्टिस और रिवीजन और फुल लेंथ बैच मिल जाएगा। जीआईसी प्रवक्ता का बैच मिल जाएगा। बीपीएससी टीयर 4 और डी++बी टीजीटी पीजीटी का भी बैच आपको मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप करना है 9628599237 पर, ठीक है। तो चलिए आज कुछ और महत्वपूर्ण सवालों की श्रृंखला आपके सामने लेकर प्रस्तुत होते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो जितने भी साथी जुड़ चुके हैं वो जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे पहले सवाल का सही जवाब। चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है जो कह रहा है कि प्रेमचंद से पहले किस प्रकार के उपन्यास लेखन की प्रधानता थी। ठीक है, पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद से पहले किस प्रकार के उपन्यास लेखन की प्रधानता थी। उपन्यास लेखन यथार्थवादी था, तिलस्मी अय्यारी वाला था, अति यथार्थवादी था या फिर व्यक्तिवादी था। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हो गए, यथार्थवादी, तिलस्मी अय्यारी, अति यथार्थवादी या फिर व्यक्तिवादी। किस प्रकार का जो उपन्यास जो है वह यहां पर देखने के लिए मिलता है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद से पहले, अब प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास लिखे गए उन उपन्यासों में क्या ऐसी बात थी। ठीक है, ये आपको बताना है, यानी प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यास बताएं। तो देखिए प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर उपन्यास जो विधा है उसका काल विभाजन किया जाता है। पहली श्रेणी तो यह है कि प्रेमचंद से पूर्व और प्रेमचंद के बाद, यही हमारा केंद्र होता है कि प्रेमचंद के या तो पहले जो उपन्यास लिखे गए उसको हम एक काल विभाजित करते हैं, या तो प्रेमचंद के बाद जो उपन्यास लिखे गए उसको हम यहां पर रखते थे। प्रेमचंद से पूर्व जो हिंदी साहित्य के उपन्यास थे उनको हम 1815, अब यह भी एक बड़ी बहस आती है कि भाई प्रेमचंद से पहले जो समय था वो क्या था। यानी पहला उपन्यास 1882 से 1915, यह दौर जो है इसे हम प्रेमचंद पूर्व युग के नाम से जानते हैं। इस दौर के जो उपन्यास थे उनके दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था मनोरंजन। ठीक है, पहला उद्देश्य था मनोरंजन, और मनोरंजन के साथ साथ उनका ये थोड़ा सा और भी उद्देश्य था कि हम लोगों को कुछ शिक्षा दे सकें, यानी कुछ उसको लेकर शिक्षित कर सकें, यह भी उसमें था। यानी शिक्षा के जरिए वो क्या करना चाहते थे, समाज सुधार करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, समाज सुधार करना चाहते थे। देखिए अब जो ट्रेंड चेंज हुआ है उस ट्रेंड में एक सवाल इस तरह का और पूछा जाता है, जैसे पूछा जाएगा कि प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास लिखे जा रहे थे या उपन्यास लिखे जाते हैं, प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं
उनका वर्ण विषय क्या था या उनका उद्देश्य क्या था। तो प्रेमचंद के पहले जो उपन्यास लिखे जा रहे थे उनका उद्देश्य क्या था, समाज सुधार करना। लेकिन किस बहाने से समाज सुधार करते थे, तो मनोरंजन के माध्यम से समाज सुधार वो करते थे। ठीक है, अब प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास थे उसमें उपदेशात्मकता और समाज सुधार है। इसके अलावा तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास भी उनके यहां देखने के लिए मिलते हैं। कब देखने के लिए मिलते हैं, प्रेमचंद से पहले, जैसा कि सवाल में पूछा गया है। तो तिलस्मी और अय्यारी जो उपन्यास हैं ये देखने के लिए मिलते हैं। तो तिलस्म का मतलब क्या होता है, तिलस्म का मतलब होता है जादुई, जादुई मतलब जिसमें जादू इत्यादि हो। और अय्यारी का मतलब है जो वेश बदल सके, क्या बदल सके, वेश बदलने में माहिर हो, माहिर हो। अब एक उपन्यास बहुत चर्चित हुआ जिसको आप सब जानते हैं, देवकी नंदन खत्री का ना। उपन्यास का नाम क्या था, चंद्रकांता, चंद्रकांता लिखा गया। चंद्रकांता उपन्यास इतना सफल हुआ, चंद्रकांता उपन्यास इतना सफल हुआ कि लोगों के मन में यह भी होने लगा, बहरहाल ये था बिल्कुल काल्पनिक उपन्यास। और देवकी नंदन खत्री जी एक साइट पर काम कर रहे थे वहीं बिंद के पहाड़ी क्षेत्रों में। तो बिंद के पहाड़ी क्षेत्रों में वो केवल घूमे थे, तो घूमते घूमते ही उनको वहां का परिदृश्य बड़ा अच्छा लगा और उनको लगा कि यहां पर कुछ लिखना चाहिए। तो चंद्रकांता उन्होंने लिख दिया। तो उस वहां पर जितने भी स्थान यानी प्लेसेस हैं, जितनी भी जगहों का वर्णन किया गया, वो सारी जगहों, ज्यादातर जगहों के नाम उसमें वास्तविक हैं। अब आप कभी घूमने जाइए, चुनार, नौगढ़, विजयगढ़, इस तरह से आपको नाम मिल जाएंगे, लेकिन सारे पात्र, कथाएं उसमें काल्पनिक हैं। लेकिन लोगों को कितना अच्छा लगा कि लोगों ने फिर ये मांग करना शुरू कर दिया कि अच्छा भैया कि चंद्रकांता के बाद क्या हुआ होगा, उनके बच्चों ने क्या किया। तो विशेष मांग पर क्या लिख दिया गया, चंद्रकांता संतति भी लिख दिया गया कि हमारे भाई बच्चे जो चंद्रकांता के हुए, या जो वीरेंद्र वीर थे, जो या क्रूर सिंह थे, उनका क्या हुआ। क्यूरियोसिटी मन में रहती है। जैसे आजकल आप देखिए कि फिल्मों का क्या आ रहा है, सीक्वेंस में फिल्में आ रही हैं, 1 2 3 ऐसे करके ना। तो इस तरीके से चंद्रकांता संतति जो है वह उन्होंने लिख दिया कि भाई इतना ज्यादा उसकी मांग होने लगी थी। इसके बाद एक और तरह का उपन्यास था, जासूसी वाले उपन्यास भी इसके पहले ही लिखे जा रहे थे। जासूसी परक उपन्यास जो थे यही लिखे जा रहे थे। और वो कौन थे, गोपाल राम गहमरी। ठीक है, तो दरअसल गहमर एक स्थान का नाम है, एक प्लेस का नाम है, और उसी के आधार पर इसका नाम गहमरी हो गया। ठीक है, तो ये इसके अलावा ऐतिहासिक रोमांस और चरित्र प्रधान उपन्यास भी इसके पहले लिखे गए। ऐतिहासिक चरित्र प्रधान उपन्यास। ठीक है, चरित्र प्रधान उपन्यास। साथियों, अब एक शब्द में देखें कि प्रेमचंद के पहले जो उपन्यास लिखे जा रहे थे उनकी क्या सबसे महत्वपूर्ण बात थी, उनकी शैली किस प्रकार की थी। तो ज्यादातर जो उपन्यास हैं वो किस्सा गोई शैली में लिखे जा रहे थे। किस शैली में, किस्सा गोई शैली में। किस्सा जानते हैं, जिसमें आपने सुना होगा, आपकी दादी नानी ने आपको सुनाया होगा और बहुत सारे लोगों ने आपको सुनाया होगा। हाँ, सीरीज के रूप में आ रहे हैं, तो आपको भी सुनने में आया होगा। क्या सुनने में आया होगा, किस्सा। तो किस्से क्या होते हैं कि उनका फॉर्मेट लगभग एक जैसा होता है ना। उसमें मतलब बहुत ज्यादा देखने के लिए ऐसा नहीं मिलता है कि चलो जो है कुछ ऐसा मिल जाए। कैसा मिल जाए कि भाई अलग तरह की कहानी हो, नहीं, एकदम फॉर्मेट वे में। एक राजा थे, उनकी 2 रानियां थीं,
राजा बूढ़े होने लगे थे, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो राजा को बड़ी चिंता हुई। राजा जंगल में राजपाट छोड़ के बहुत दुखी मन से चले जा रहे थे। उसी समय एक साधु के वेश में, महात्मा के वेश में एक व्यक्ति मिला और उसने कहा कि भाई तुम क्यों दुखी हो। फिर राजा को उसने 3 वरदान दिए। राजा बहुत दुखी थे, उन्होंने वरदान मांगे और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। आगे चलकर वही राजा बन गया। मतलब एकदम सिंपल वे में इस तरह की कहानियां थी। थोड़ा सा उसमें रिस्क भी डाल देते थे कि कोई विलन टाइप का रोल भी आ जाए, लेकिन कहानी एकदम परंपरागत थी। यानी जो इस तरह की किस्सा होता था, तो उसी तरह की किस्सा गोई शैली जो है वो प्रेमचंद से पहले भी देखने के लिए मिलती थी। तो प्रेमचंद के पहले जो उपन्यास थे उनकी ज्यादातर की शैलियां किस्सा गोई ही हुआ करती थी। तो प्रेमचंद से पहले किस प्रकार के उपन्यास लिखने की प्रधानता थी? तिलिस्मी और अयारी। यहां पर इनके अनुसार हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? चलिए अब देखिए यहां पर तो कादंबरी, व्यक्तिवादी, नूतन चरित्र और परीक्षा गुरु, ये आपके ऑप्शन है। देखिए एक उपन्यास आता है जिसका डेट है 1882। 1882 में एक उपन्यास लिखा जाता है जिसे हम परीक्षा गुरु के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये कहानी जो है लाला मदन मोहन, किसके? लाला मदन मोहन के इर्द गिर्द ही ये पूरी कहानी घूमती है। अब चूंकि हिंदी का पहला उपन्यास है तो इससे सवाल भी पूछे जाते हैं, किसका पात्र कौन है, कथानक कौन सा है, किस प्रकार का कथानक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लाला मदन मोहन का पतन हो जाता है। क्यों पतन हो जाता है? क्योंकि ये गलत संपत्ति चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल के चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है, शंभू दयाल और चुन्नीलाल, नाम भी देखिए कि उस दौर के जो नाम थे, ठीक है, उस दौर के नाम जो थे। अब ऐसा नहीं है कि लाला मदन मोहन डब्लू के चक्कर में फंस गए। डब्लू नाम आपके गांव में भी किसी न किसी का जरूर होगा ना, डब्लू, हप्पू, पप्पू ना, और जो है चिन्नू, पिन्नू, मुन्नू, सुन्नू, इस तरह से बहुत सारे नाम होते हैं। तो इस तरह का नाम अब बाद में ट्रेंड में आया, पहले तो ये नाम ट्रेंड में था नहीं। इसका मतलब लाला मदन मोहन का जब पतन होता है तो उस दौर के जो पात्र थे वो ऐसे ही थे। किस तरह से? तो शंभू दयाल और चुन्नीलाल जो थे इनको बेचारे को परेशान कर देते हैं, लेकिन इनका जो सुधार करता है, भाई कोई सुधार करने वाला भी होगा, तो एक सुधार करने वाला इनका मित्र आता है जिसका नाम है ब्रज किशोर। क्या नाम था उसका? ब्रज किशोर। तो ब्रज किशोर कौन थे? ये पेशे से वकील हैं। कौन है? पेशे से वकील हैं। तो वकील साहब ने इनको क्या किया? उस बुरी संगत से निकालने का काम किया। अब ये जो इसका नामकरण है वो ऐसा क्यों किया गया? इसका नामकरण ऐसा क्यों किया गया? नाम परीक्षा गुरु क्यों रखा गया? तो इसमें यह बताया गया है कि भाई जो बात 100 बार समझने से नहीं आती है, जो बात आप 100 बार समझते हो, 100 बार समझने से जो बात नहीं आती, वो बात कब आती है? वो बात आती है परीक्षा से। परीक्षा का मतलब अनुभव से आती है। जब वो बात स्वयं आपके ऊपर पड़ती है तब आपको बात समझ में आती है। अब देखिए, मैं ये उपन्यास, ये बहुत बार ये प्रश्न आपको पढ़ा दूं, लेकिन ये परीक्षा में अगर एक बार आ जाएगा और आप उसको गलत कर दोगे तो जीवन भर ये प्रश्न आपको याद रहेगा
फिर कभी नहीं भूलेगा। यानी जिसको आप परीक्षा मानकर पेपर में बैठ के सवाल सॉल्व करते हो, उसमें अगर गलती हो जाती तो कभी आप उसको भूलते नहीं हो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रैक्टिस करते हो और प्रैक्टिस में जो सवाल आपसे गलत हो जाते हैं, आप खुद को धिक्कारते हो या दुखी होते हो, और वो सवाल फिर दोबारा आपसे गलत नहीं हो सकता है। तो एक साइकोलॉजी है, एक विज्ञान है ये। तो 100 बार भी जो समझने से बात नहीं समझ में आती है, परीक्षा यानी अनुभव से हो जाती है। इसीलिए इस उपन्यास का नाम जो रखा गया, परीक्षा गुरु रखा गया 1882। अब देखिए इसमें किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया है। शैली भी इसकी याद रखिएगा क्योंकि पहला उपन्यास है। पहली जो शैली है वो कौन सी है? उपदेशात्मक है। क्या किया गया इसमें? उपदेश दिया गया है। इसके साथ साथ उस समय नवजागरण की भी बात चल रही थी, तो नवजागरण की प्रतिध्वनि भी उस उपन्यास में मिलती है। क्या मिलती है? नवजागरण की प्रतिध्वनि भी इस उपन्यास में आपको देखने के लिए मिलती है। और इसकी भाषा जो है वो खड़ी बोली है। क्या है? इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। एक चीज। दूसरी यह है कि ये कितने प्रकरणों या अध्यायों में विभक्त है। तो यह छोटे बड़े 41 प्रकरण या अध्याय में इस पूरे उपन्यास को विभाजित किया गया है। जैसे आपसे पूछा भी जा सकता है कि इसमें पहला प्रकरण कौन सा है, और पहले प्रकरण का नाम बड़ा मजेदार है, और अंतिम प्रकरण कौन सा है यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला है सौदागर की दुकान। क्या है? सौदागर की दुकान पहला प्रकरण है। और इसका जो अंतिम प्रकरण है, सुख की परमावधि। क्या है? सुख की परमावधि। ठीक है। तो ये देखिए हम लोगों ने पहले उपन्यास पे जितने भी फैक्ट या चीजें बन सकती थी वो हमने आपको बता दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीनिवास दास किस युग के उपन्यासकार हैं? श्रीनिवास दास किस युग के उपन्यासकार हैं? ठीक है, हेलो, चलिए यहां पूछा जा रहा है श्रीनिवास दास किस युग के उपन्यासकार हैं। तो कुछ सवाल तो इस तरह से पूछे जा रहे हैं कि किस युग का कौन सा उपन्यासकार है। चलिए बताइए। चलिए तो यहां जल्दी जल्दी कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। श्रीनिवास दास किस युग के उपन्यासकार हैं? जितने भी साथी देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। श्रीनिवास दास किस युग के उपन्यासकार हैं? क्योंकि इस तरह के उपन्यास पूछे जाते हैं। चलिए चलिए फटाफट। चलिए तो यहां पर ए ऑप्शन का लोग जवाब दे रहे हैं। ए ऑप्शन का मतलब यह हुआ कि पूर्व प्रेमचंद युग। अब इनका जो समय है 1850 से 1907 का समय है। क्या है? 1850 से 1907 का इनका समय है। ठीक है। और मुख्य रूप से ये उपन्यासकार हैं, लेकिन इन्होंने नाटक भी लिखा है। रणधीर प्रेम मोहिनी जो कि इनका पहला दुखांतक नाटक है। ठीक है, दुखांतक नाटक, पहला दुखांतक नाटक हिंदी का रणधीर प्रेम मोहिनी, यह इनका पहला दुखांतक नाटक है। तो 1850 में है, इसका मतलब प्रेमचंद से पहले का समय है इनका। तो प्रेमचंद से पहले का समय हो गया इनका 1850 से 1907 तक का। ठीक है। अब ये जो है अगले सवाल पे बढ़ेंगे। परीक्षा गुरु का लेखक कौन है?
तो ये आप सब जानते ही हैं, श्रीनिवास दास हैं। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यासकार कौन है? आसान सा सवाल है। नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास है, ये बात करते हैं। दरअसल ये 1886 में लिखा गया एक उपन्यासकार है और इसमें क्या दिखाया गया है? तो साथियों, इसमें समाज सुधार दिखाया गया है। इसमें पिंडारियों का वर्णन है। किसका? पिंडारियों का वर्णन है। और पिंडारियों का काम क्या होता था? तो पिंडारियों का काम होता था लूट मार करना। पिंडारियों का क्या काम था? पिंडारियों का लूट मार था। इसमें का जो क्षेत्र है पूछा जाता है, तो ये नासिक का जो क्षेत्र है, नासिक क्षेत्र में पिंडारियों का आक्रमण इसमें दिखाया गया है। और इसकी जो प्रमुख कहानी है, एक दुष्ट डाकू किस प्रकार से उसका हृदय परिवर्तन होता है। तो दुष्ट डाकू का हृदय परिवर्तन जो है, इसका मुख्य केंद्र है। अब इस उपन्यास की फिर से पूछा जाएगा कि इस उपन्यास की शैली क्या है। देखिए, जब उपन्यास, अब मान लीजिए तो बहुत आसान है, नूतन ब्रह्मचारी आपने बता दिया, लेकिन अगर यह पूछ लिया गया कि नूतन ब्रह्मचारी जो है ये किस शैली में लिखा गया है, तो भाई हृदय परिवर्तन करवाया गया है, तो क्या करेंगे? उपदेशात्मक होगा, उपदेशात्मक हो जाएगा। किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया है? तो उपदेशात्मक शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है। रहस्य कथा और 100 अजान एक सुजान भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक है। तो ये दो उपन्यास भी इनके काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो राइट आंसर यहां पर हो जाता है बालकृष्ण भट्ट। कामिनी किसका उपन्यास है? देखिए, अब ये ऐसा उपन्यास है कि कम पूछा जाता है, यानी यह भी कह सकते हैं कि यह चर्चित उपन्यास उतना नहीं है। कामिनी, कामिनी उपन्यास आपको बताना है। चलिए फटाफट बताएं। कामिनी उपन्यास, अब देखिए यह जो उपन्यास है, यह देवी प्रसाद शर्मा नहीं, एक उपन्यास जो है बाल मुकुंद गुप्त का भी इस नाम से मिलता है। बाल मुकुंद गुप्त का भी इस नाम से एक उपन्यास मिलता है। और एक उपन्यास बाबू राधा कृष्ण दास का भी इस नाम से मिलता है। तो बाबू राधा कृष्ण दास द्वारा भी यह उपन्यास मिलता है और एक बाल मुकुंद गुप्त का भी मिलता है, लेकिन बाल मुकुंद गुप्त का जो है बहुत प्रामाणिक नहीं है। तो यहां ऑप्शन के आधार पर हम देखें तो राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखा गया उपन्यास है और यह पूर्व प्रेमचंद युग में लिखा गया, 1891 में लिखा गया है। अब इसका जो प्रमुख क्या है? समाज सुधार। क्या है इसका प्रमुख उद्देश्य? समाज सुधार। अब इसका नाम स्त्री पर है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है नारी शिक्षा। नारी शिक्षा जो है इस उपन्यास के केंद्र में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उपन्यास, अच्छा ये सवाल लेते हैं, पूर्व भारतीय युग में किशोरीलाल गोस्वामी, ब्रजनंदन सहाय, बलदेव प्रसाद मित्र, कृष्ण प्रसाद सिंह, अखौरी आदि लेखकों ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं? चलिए अब देखिए, एक तो हमें यह सवाल अगर थोड़ा सा टेढ़ा पूछ लिया जाता तो यह पूछ लेता कि
पूर्व भारतीय युग के किशोरीलाल गोस्वामी किस युग के उपन्यासकार हैं, या ब्रजनंदन सहाय किस युग के उपन्यासकार हैं, या बलदेव प्रसाद मित्र किस वर्ग के उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो अब यहां पूछा है कि ये सारे उपन्यासकार जो हैं वो किस प्रकार के उपन्यासकार हैं, किस शैली के उपन्यास ये लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप सब जो आंसर दे रहे हैं वो बी दे रहे हैं, मनोरंजन प्रधान, मनोरंजन प्रधान। ठीक है, यानी किशोरीलाल गोस्वामी, ब्रजनंदन सहाय, बलदेव प्रसाद मित्र, कृष्ण प्रसाद सिंह अखौरी, ये सब किस प्रकार के उपन्यासकार हैं, तो इन्होंने किस प्रकार का उपन्यास लिखा है। तो जैसे किशोरीलाल गोस्वामी हैं आपके यहां, तो देखिए इन्होंने किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं, ऐतिहासिक उपन्यास लिखा है इन्होंने। तो ये सारे जो उपन्यासकार हैं, मैंने आपको बताया था सबसे पहले सवाल की ही व्याख्या में कि प्रेमचंद से पहले मनोरंजन प्रधान उपन्यास लिखे गए, इसके अलावा व्यक्तिवादी, ऐतिहासिक, तिलस्मी अयारी वाले उपन्यास लिखे गए, ये पहले लिखे गए थे। तो यहां पर ये जो उपन्यासकार हैं, इनकी जो मुख्य विषय वस्तु है वह ऐतिहासिकता है, ऐतिहासिक है। किशोरीलाल गोस्वामी इस विधा के सबसे बड़े लेखक माने जाते हैं। हृदय हारिणी और तारा इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। हृदय हारिणी और तारा, ये ऐतिहासिक उपन्यासों में मील के पत्थर कहे जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक उपन्यासकार है इसमें ब्रजनंदन सहाय, तो ब्रजनंदन सहाय जो हैं, इनके भी उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। जैसे इनका एक उपन्यास है सौंदर्योपासक, क्या नाम है इसका, सौंदर्योपासक उपन्यास है। सौंदर्य की उपासना करने वाला जो व्यक्ति है, इसमें प्रेम और सौंदर्य की एक भावुक और आदर्शवादी दृष्टिकोण को यहां पर दिखाया गया है। एक उपन्यास इनका और बहुत महत्वपूर्ण है, राधाकांत, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, और अरण्यवास, अरण्यवास यह भी इनका एक अच्छा महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कुल मिलाकर ऐतिहासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। अगला सवाल, भारतेंदु से पहले के उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी, जगन्नाथ मिश्र, काली प्रसाद आदि किस धारा के उपन्यासकार हैं। ठीक है, यहां पर भी आपको वही चीज आपको ढूंढनी है कि ये किस प्रकार के उपन्यासकार हैं। ठीक है, चलिए चलिए शाबाश, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। प्यारे साथियों, सबको नमस्कार, शुभ रात्रि, और लाइक कर दीजिएगा अगर सवाल आपको अच्छे लग रहे हो तो। भारतेंदु से पहले के उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी, जगन्नाथ प्रसाद मिश्र, काली प्रसाद आदि किस धारा के उपन्यासकार हैं, तो यहां पर तिलस्मी उपन्यास धारा, प्रेमाख्यानक उपन्यास धारा, ऐतिहासिक उपन्यास धारा, या फिर मौखिक उपन्यास धारा के। चलिए अब देखिए यहां पर यह सवाल थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया, कठिन हो गया। यह सवाल कैसा हो गया, कठिन हो गया। क्यों कठिन हो गया, कठिन इसलिए हो गया क्योंकि ये रीजनिंग टाइप का सवाल है। किशोरीलाल को हम लोगों ने यहां तो पढ़ लिया था कि भाई ऐतिहासिक में आते हैं, लेकिन किशोरीलाल ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी के उपन्यासकार हैं कि वो कई श्रेणियों के उपन्यास लिखते हैं। तो अब लेकिन तीनों को मैच करना है कि तीनों लोग अगर ऐतिहासिक लिखते हैं तभी ऐतिहासिक होगा। जगन्नाथ प्रसाद मिश्र, काली प्रसाद, अगर ये तीनों ऐतिहासिक धारा में आए तब तो ऐतिहासिक सही होगा, अगर तीनों नहीं आते तो ऐतिहासिक नहीं होगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये तीनों एक साथ ऐतिहासिक में नहीं आते हैं, तीनों एक साथ किस में आएंगे, प्रेमाख्यानक उपन्यास धारा में।
ठीक है, प्रेमाख्यानक उपन्यास धारा में आएंगे ये तीनों एक साथ। ठीक है, तो आठवीं का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी आदि ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे? अब यहां देखिए, यह सवाल फिर से उसी तरह का सवाल हो गया। सवाल का मनोविज्ञान समझिए, सवाल का मनोविज्ञान समझिए कि यहां पर आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो रीजनिंग के तरीके का सवाल है। चलिए, अब देखिए यहां पर इस बार आप लोग समझ गए, एकदम से समझ गए। अब देखिए, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी और किशोरीलाल गोस्वामी तीनों जो एक धारा में आ रहे हैं, वो इस बार सवाल का जवाब सही होगा। तो देखिए यहां पर सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक, इन तीनों में कोई सेट नहीं हो रहा, कोई एक में हो रहा है दूसरे में नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जासूसी सही हो जाएगा, क्योंकि जासूसी में तीनों लोग सेट हो रहे हैं। क्लियर है? तो जासूसी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदी भाषियों को हिंदी सिखाने के लिए प्रेरित करने वाली उपन्यास श्रृंखला चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? चंद्रकांता संतति। तो पहली चीज तो यह हो जाएगा कि तो उसका जवाब हम लोग पहले ही देख चुके हैं, लेकिन इसकी कुछ विशिष्ट बातें हम यहां जानेंगे कि चंद्रकांता संतति जो है यह कितने भागों में है। ठीक है, तो इसमें 24 भाग हैं। ठीक है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसके पुत्र पुत्रियों की कथा इसमें बताई गई है, जो पूछा जाएगा वो ये है। तो यह बहुत विशाल है। इसमें चंद्रकांता और वीरेंद्र वीर, चंद्रकांता और वीरेंद्र वीर सिंह के पुत्रों, कौन कौन से पुत्र हैं? इंद्रजीत और आनंद सिंह। इंद्रजीत और आनंद सिंह। अब ये दो इनके पुत्र हुए। किसके? चंद्रकांता और वीरेंद्र वीर ने विवाह किया और उनसे फिर दो पुत्र ने जन्म लिया। कौन थे? इंद्रजीत और आनंद सिंह। इन्हीं की कथा जो है इसमें बताई गई है। ठीक है, अब इस उपन्यास के लिए भी कहा जाता है कि चंद्रकांता पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी। क्यों सीखी? क्योंकि उस समय इस तरह से अनुवाद वाला प्रचलन कम था और भाषाओं में जो अनुवाद होते भी थे या मिल भी जाते थे वो उतना आनंद उस भाषा में नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से ऐसा इन लोगों ने सीखा। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो अय्यार पात्र है वो कौन है। कई बार पूछ लिया जाता है कि चंद्रकांता में अय्यार पात्र कौन है, तो जो बहुत तेज दिमाग का होता, बहुत फुर्तीला होता, उसको अय्यार कहा जाता है। तो अय्यार पात्र कौन कौन से थे? उसका नाम ही ऐसा है। क्या नाम है? तेज सिंह, क्योंकि वो बहुत तेजी से दौड़ता, सारा काम तेज से करता है। देवी सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह और बद्रीनाथ, ये तीन जो पात्र हैं ये कौन थे? इसमें अय्यार की भूमिका में थे। तो इनसे भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, देवकीनंदन खत्री का एक और उपन्यास महत्वपूर्ण हुआ, भूतनाथ। क्या हुआ? भूतनाथ भी इनका एक उपन्यास महत्वपूर्ण हुआ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, लज्जा राम मेहता, ब्रजनंदन सहाय और मन्नन द्विवेदी किस युग के उपन्यासकार हैं? चलिए, अब इसका जो सही जवाब दे देगा, मानूंगा उसकी तैयारी अच्छी और ये पीला वाला मोहन भोग उसको खिलाऊंगा।
चलिए फटाफट बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। ठीक है, आपको बताना है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, लज्जाराम मेहता, ब्रजनंदन सहाय और मन्नन द्विवेदी किस युग के उपन्यासकार हैं? किस युग के उपन्यासकार हैं? इसका राइट आंसर बताना। देखते हैं कौन कौन सा जवाब आ रहा है। तो एस्टडी स्मॉल ने ए लिखा है, प्रमोद गुप्ता ने बी लिखा है, और मिथिलेश ने बी लिखा है, फील देसी ने द्विवेदी युग के लिखे हैं, छाया ने एक बी। अरे यार सभी लोगों ने सही लिख दिया है। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए ज्यादा लोगों ने एक ही जवाब दे दिया है, रसगुल्ला मेरे पास एक ही था तो ये किसी को नहीं देंगे। सही है, राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह द्विवेदी युग के उपन्यासकार हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला सवाल, अगला सवाल है, पूर्व प्रेमचंद युग में ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर लिखे गए उपन्यास रामलाल का लेखक कौन है? अब बताओ। रामलाल, रामलाल चलिए अब देखिए यहां पर जो ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं लिखा था, संयोगिता जी ने। चलिए बढ़िया, मन्नन द्विवेदी, एकदम सही जवाब है, मन्नन द्विवेदी। इनको और किस नाम से जाना जाता था? कोई जानता है? मन्नन द्विवेदी को एक और नाम से जाना जाता था, कोई जानता है? इनको गजपुरी के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? गजपुरी के नाम से भी इनको जाना जाता था, मन्नन द्विवेदी गजपुरी के नाम से। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी की जवाबदानी तथा मुहावरों का ठाट प्रदर्शित करने वाले उपन्यासों ठेठ हिंदी का ठाट तथा दिखिला फूल उपन्यासकार कौन हैं? ये अच्छा सवाल है। चलिए अब देखिए, ये तो बहुत आसान है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, अब एक उपन्यास जो इनका काफी महत्वपूर्ण है, जिसके विषय में हमको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। 1899 में लिखा गया उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है, भाषाई प्रयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। किसके लिए उपन्यास है? इसमें भाषाई प्रयोग किया गया है। ठीक है, ठेठ हिंदी का मतलब है शुद्ध देशी हिंदी। इसका मतलब क्या हो जाता है? शुद्ध देशी हिंदी, शुद्ध देशी हिंदी, ठेठ हिंदी का मतलब हो जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वह क्या था? अनमेल विवाह। क्या था? अनमेल विवाह। इसका मुख्य उद्देश्य था अनमेल विवाह। ठीक है, अगला, पूर्व प्रेमचंद दौर में लिखे चर्चित सामाजिक उपन्यासों आदर्श हिंदू और हिंदू गृहस्थ का लेखक कौन है? यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आदर्श हिंदू। चलिए अब देखिए, इसको याद कैसे रखें, क्योंकि यहां पर भी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए उपन्यास का नाम क्या है? आदर्श हिंदू। अब देखिए, जो हिंदू आदर्श होगा, जो हिंदू आदर्श होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा? बड़ा लज्जा करने वाला होगा। आदर्श जो होगा उसका स्वभाव कैसा होगा? लज्जा करने वाला होगा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आदर्श हिंदू का लज्जाराम मेहता। ठीक है, अब देखिए ये जो उपन्यास है
हिंदू धर्म और संस्कृति को पुनः स्थापित करने का काम किया गया है। इसमें संयुक्त परिवार को एक साथ कैसे बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि आज तो लगभग संयुक्त परिवार समाप्त हो चुके हैं। संयुक्त परिवार है ही नहीं, बहुत कम जगह पर है, और जहां है भी वो महिलाओं की वजह से बाकी रह गए हैं। क्योंकि अगर कहीं पर संयुक्त परिवार बचता है तो किसकी वजह से बचता है? वो महिलाओं की वजह से बचता है, क्योंकि ऐसे फैमिली में उनका ही सबसे अधिक शोषण होता है। अब इस उपन्यास की कथा को मैंने लगभग ऐसा देखा, आज मैं दिल्ली के एक हॉस्पिटल में गया था, तो उस हॉस्पिटल में एक महिला आई हुई थी। महिला दिल्ली गवर्नमेंट ने जॉब की थी पहले, और उसके पास मेडिकल कार्ड था, और वो रो रही थी। लोग पूछ रहे थे क्या हुआ, बोली कि मैं पंजाब से चलकर दिल्ली दवा के लिए आई थी, मुझे नंबर नहीं मिला। लोगों ने पूछा कि अरे अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं आई? कहे 2 बच्चे थे, दोनों की नौकरी लग गई, वो सेटल हो गए, वो मेरे पास नहीं रहते। कहे अच्छा ठीक है, बेटी? कहीं बेटी की शादी होगी, वो भी चले गए। अच्छा पति? कहे पति भी हमारे साथ नहीं रहते हैं, वो भी कहीं जो है रिटायरमेंट के बाद नौकरी कर रहे हैं। यानी इतना सफल परिवार है, उसके बावजूद वो अकेला है। तो आज का जो उपनिवेशवाद जो पूंजीवादी समाज है, इस पूंजीवादी समाज में एक बड़ी समस्या है धनोपार्जन, और धनोपार्जन के लिए भी संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। पहले ये होता था कि पत्नी गांव में रहती थी और पति कमाने के लिए जाता था, कभी कभी आ जाता था। लेकिन अब यह स्थिति है कि पत्नी अगर 2-4 दिन के लिए भी गांव में रह गई, पति बाहर रह गया, तो उसका जीना मुहाल हो जाएगा। तो इस तरह से परिस्थितियां बदलती चली गईं। तो लज्जाराम मेहता ने जो उपन्यास लिखा, इस उपन्यास में उस दौर में भी यह समस्या थी कि संयुक्त परिवार टूट रहे थे, और पति पत्नी के जो रिश्ते हैं, पत्नी और पति के जो रिश्ते हैं, उसमें भी किस प्रकार की समस्याएं थी, उसको सुधारा जा सकता है। अभी एक आपने देखा होगा कि मामला आया है, काफी वीडियो वगैरह वायरल हुआ था कि एक व्यक्ति जिसने 3.5 साल लगभग हो गए, 3 साल प्लस शादी का हुआ था, और उन दोनों ने प्रेम विवाह किया था। क्या किया था? प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह के बाद उनकी पत्नी किसी और के साथ एक होटल में पकड़ी गई, एक होटल में, क्योंकि उसको मालूम चल गया था, उसने खुद पुलिस को फोन करके बुलाया। तो जहां पर प्रेम आदमी करता है और पूरे घर से लड़ाई करके विवाह करता है, वही पत्नी दूसरे के साथ भाग गई। पति में भी हो सकता है कोई कमी हो, 2 लोगों के बीच की आपसी बात को नहीं समझा जा सकता है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह से बहुत तरह की समस्याएं हैं, जिन समस्याओं की वजह से उस समय भी संयुक्त परिवार टूट रहे थे, पति पत्नी का संबंध खराब हो रहा था, और उस समय की तात्कालीन जो बुराइयां थी उनको भी ध्यान में रख के इस उपन्यास को लिखा गया था। ठीक है, लेकिन इस उपन्यास का जो मुख्य था वो क्या था? उपदेशात्मकता, यानी उपदेश देना इस उपन्यास की मुख्य भूमिका है। चलिए, रहस्य रोमांच से युक्त उपन्यासों के रचयिता कौन है? रहस्य और रोमांच से युक्त उपन्यासों के रचयिता कौन है? ये तो आसानी से आप जान जाएंगे, देवकी नंदन खत्री। गोपाल राम गहमरी के उपन्यास किस श्रेणी में आते हैं? गोपाल राम गहमरी के उपन्यास किस श्रेणी में आते हैं? चलिए, अब यहां एक चीज हमको बहुत अच्छे से समझ के रखना चाहिए कि कोई भी अगर उपन्यास की प्रविधि है, विधि है, शैली है, तो उसका पूरा इतिहास भी हमको मालूम होना चाहिए। अब जैसे हमारा जासूसी उपन्यास है, ठीक है, जासूसी जो उपन्यास है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? इनको कानन डायल कहा जाता है, हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। ठीक है, कानन डायल कहा जाता है। इन्होंने एक पत्र निकाला, कब निकाला? 1900 में, और उस पत्र का नाम क्या था? जासूस पत्र का नाम था। जासूस पत्र इन्होंने निकाला था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं?
एक तो होता है कौतूहल और रहस्य, कौतूहल और रहस्य कि किसने मारा, कौन मरा, यह अंतिम तक रहता है। दूसरा इसमें होता है कि भाई मनोरंजन इसमें जरूर होगा। इसके अलावा तिलिस्म से भिन्नता होती है, तिलिस्म से इसमें भिन्नता होती है। और इसमें जो है पश्चिमी प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव होता है? पश्चिमी प्रभाव जो होता है इन उपन्यासों में अधिक होता है। और मुख्यतः इसकी कथा कहां से ज्यादा प्रभावित रहती है? तो ये अंग्रेजी और फ्रांसीसी, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी और फ्रांसीसी जो कथाएं हैं, कई बार तो लगता है कि यार उसी की हूबहू नकल कर लिया है इन्होंने। ठीक है, तो यहां से ये हम देख सकते हैं कि इसका प्रभाव जो है हमें देखने के लिए मिलता है। अब देखिए जो कानन डायल साहब हैं, ये इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध जासूसी पत्र निकाला था, आर्थर कानन डायल ने। तो आर्थर कानन डायल ने एक बहुत ही बढ़िया जासूसी पत्र निकाला और उसी की नकल करते हुए, मतलब उससे प्रेरित होते हुए गोपाल राम गहमरी ने जासूस नामक पत्र निकाला। तो कानन डायल साहब ने जो पत्र निकाला था उसका नाम क्या था? शर्लक होम्स था। क्या नाम था उसका? शर्लक होम्स। शर्लक होम्स जो था, इसी की तर्ज पर उन्होंने जासूस पत्र निकालना शुरू किया। ठीक है, तो इन्होंने ज्यादातर जो इनके रचनाएं हैं उनसे ही प्रभावित देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, चलिए अगला उपन्यास। हिंदी का प्रथम मौलिक सामाजिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक सामाजिक उपन्यास कौन सा है? तो आप बताएंगे कि परीक्षा गुरु, जिसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। 13वीं आर्य उपन्यासों में सबसे अग्रणी कौन थे? राधाचरण गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, उग्र या फिर जैनेन्द्र? अब देखिए, अब आप इसमें एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? गोपाल राम गहमरी को ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस ऑप्शन में गोपाल राम गहमरी साहब नहीं है। अब आपको किसको ढूंढना चाहिए? जल्दी से कमेंट करके बताएं राइट आंसर। तो इसमें देखिए, जब हम राधाचरण गोस्वामी है नहीं, तो आपको इसमें तिलिस्मी और आर्य उपन्यासों में कौन मिलेंगे? देवकीनंदन खत्री मिलेंगे ना, देवकीनंदन। चलिए, अब इन्होंने भी तिलिस्मी और आर्य वाले उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ खत्री जी, ठीक है। अगला, निम्न भारतेंदुगीन उपन्यासों में किस रचना को यथार्थपरक कथानक, नए चरित्रांकन और सचेत औपन्यासिक कला की दृष्टि से सराहा जाता है? देवरानी जिठानी की कहानी, मुंशी ईश्वरी प्रसाद मुर्शीदरिया जी, वामा शिक्षक मुंशी कल्याण राव, भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास? महत्वपूर्ण सवाल है। भारतेंदुगीन उपन्यासों में किस रचना को यथार्थपरक कथानक, नए चरित्रांकन और सचेत औपन्यासिक कला के दृष्टि से सराहा जाता है? ठीक है, इसमें क्या है? यथार्थपरक कथानक। तो यथार्थपरक कथानक कहां मिलता है आपको? परीक्षा गुरु में। सचेतन औपन्यासिक कला, औपन्यासिक कला की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा उपन्यास है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो हिंदी का पहला उपन्यास, उसकी जो विशेषताएं हैं उसी आधार पर ही उस उपन्यास को हम शुक्ल जी के द्वारा पहला उपन्यास माना गया, यानी राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। भारतेंदुगीन उपन्यासकार नहीं है, भारतेंदुगीन उपन्यासकार नहीं है। चलिए फटाफट बताइए।
तो भारतेंदुगीन उपन्यासकार नहीं है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जो है भारतेंदुगीन उपन्यासकार नहीं है। हिंदी का प्रारंभिक नारी विमर्श प्रस्तावित करने वाली सीमांतनी उपदेश सन 1882 किसकी पुस्तक है? सीमांतनी उपदेश किसकी पुस्तक है? पंडित गौरीशंकर, लाला भगवानी दीन, पंडित सद्दाराम फिल्लौरी, पंजाब की एक शिक्षित महिला। सीमांतनी उपदेश। चलिए बताइए। अब ये जो पुस्तक है इसका जवाब सबको मालूम होना चाहिए। देखिए ये जो पुस्तक लिखी गई ये 1882 में लिखी गई और इसी से ही हिंदी में नारीवाद की शुरुआत देखा जाता है। क्या? हिंदी में नारीवाद की शुरुआत देखी जाती है। लेकिन स्त्री विमर्श के रूप में हिंदी की प्रथम पुस्तक अगर देखें तो श्रृंखला की कड़ियां हैं। कौन सी पुस्तक है? श्रृंखला की कड़ियां, 1942, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। अगर स्त्री विमर्श की बात करें, वैचारिक रूप से स्त्री विमर्श की बात करें तो हिंदी में पहली पुस्तक श्रृंखला की कड़ियां है। लेकिन नारी विमर्श की प्रस्तावित करने वाली जो रचना है सीमांतनी उपदेश, हिंदी में नारीवाद की शुरुआत जहां से मानी जाती है, एक अज्ञात हिंदू औरत है और यह लुधियाना के पंडित ऋषिराम गौड़, ठीक है, ऋषिराम गौड़ को बोलकर यह पुस्तक लिखवाई गई है। ध्यान रखिएगा कि पंडित ऋषिराम गौड़ को बोलकर लिखवाया था। ठीक है, इसमें विवाहित महिलाओं को संबोधित किया गया। इसमें विधवा विवाह, महिला शिक्षा और स्त्री स्वाधीनता के गंभीर मुद्दों पर चुनौती दी गई है। 1882 में डॉक्टर धर्मवीर ने इसको प्रकाशित और संपादित करवाया था। ठीक है, किसने कराया था? डॉक्टर धर्मवीर ने। यह भी पूछा जा सकता है किसको प्रकाशित और संपादित करने का काम किसने किया था? तो डॉक्टर धर्मवीर ने इसको प्रकाशित करवाने का काम, संपादित करवाने का काम किया गया है। इसमें कई उस दौर की जो महिलाएं हैं उनका वर्णन भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, कई इतिहासकारों द्वारा हिंदी का पहला उपन्यासकार माना जाने वाला देवरानी जेठानी की कहानी सन 1870 किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो पंडित गौरीशंकर की। आचार्य शुक्ल द्वारा सामाजिक उपन्यास कहे जाने वाला भाग्यवती सन 1877 किसका उपन्यास है? तो श्रद्धाराम फिल्लौरी का। भारतेंदुगीन तिलस्मी अयारी उपन्यासों चंद्रकांता संतत, नरेंद्र मोहिनी, गुप्त गोदान, भूतनाथ के लेखक कौन हैं? तो देवकी नंदन खत्री हैं। और आज का अंतिम सवाल, भारतेंदु युग में अपने श्रेष्ठ जासूसी उपन्यासों के लिए किस लेखक को याद किया जाता है? सवाल वही है, बदल के पूछा गया है, गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी। तो आज का एपिसोड यहीं तक। कल फिर से हम उपन्यास का पार्ट 2 करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण उपन्यासों का प्रैक्टिस हो सकता है वो करेंगे। यदि आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, LT, GIC, EMRS, KVS, NVS मेंस से, व्हाट्सएप करें 96 28 95 92 37 पर। इसके अलावा यूपी TGT PGT 2026 2022, BPSC Tier 4, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट या फिर DTPLSB TGT PGT, तो व्हाट्सएप करें 96 28 95 92 37 पर। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।